नमस्कार बच्चों। अध्याय 11 ध्वनि में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये जाना था कि प्रकाश की भांति ध्वनि भी परावर्तित होती है और उसी प्रकार ही परावर्तन के नियमों का भी पालन करती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि यदि हम किसी पहाड़ी के नजदीक खड़े होकर आवाज लगाते हैं तो हमें कुछ समय पश्चात वही आवाज फिर से सुनाई देती है। इसे ध्वनि के इस गुण को हम प्रतिध्वनि कहते हैं, यानी किसी भी परावर्तक वस्तु जैसे कि इमारत हो सकती है, कोई पहाड़ी हो सकती है, कुआं हो सकता है, इनसे टकराकर जब हमें वही ध्वनि कुछ समय पश्चात फिर से सुनाई देती है तो इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। परिभाषा लिखें आप। किसी परावर्तक वस्तु जैसे इमारत, पहाड़ी तथा कुएं आदि से टकराकर ध्वनि का कुछ समय बाद पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। किसी परावर्तक वस्तु जैसे कि इमारत, पहाड़ी तथा कुएं आदि से टकराकर ध्वनि का कुछ समय बाद पुनः सुनाई देना प्रतिध्वनि कहलाता है। अब ये जो आवाज हमें सुनाई देती है उस स्पष्ट सुनने के लिए, इस प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए दो बातों का होना आवश्यक है। स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु नंबर 1, जो मूल ध्वनि है तथा परावर्तक सतह से परावर्तित होकर आने वाली कौन सी ध्वनि कहलाएगी? परावर्तित ध्वनि। दोनों में 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो सबसे पहली आवश्यकता है स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कि मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरी आवश्यकता है कि श्रोता तथा जो उस प्रतिध्वनि को सुनेगा वो श्रोता तथा अवरोधक। अवरोधक क्या है? जहां से वो ध्वनि परावर्तित हो रही है। तो श्रोता तथा अवरोधक के मध्य लगभग 17.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इन दोनों स्थितियों में प्रतिध्वनि जो है वो स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। सबसे पहला, स्पष्ट प्रतिध्वनि तब सुनी जाएगी जबकि मूल ध्वनि तथा
परावर्तित ध्वनि में 0.1 सेकंड का अंतर कम से कम होना आवश्यक है। और इसी प्रकार श्रोता तथा अवरोधक के मध्य जो दूरी है वो लगभग 17.5 मीटर की होनी चाहिए। ये तो बात हुई प्रतिध्वनि की। कई बार हम महसूस करते हैं जब हम किसी बड़े सभागार में बैठते हैं, किसी कंसर्ट हॉल में बैठते हैं या किसी बहुत बड़े से कमरे में बैठते हैं, उस स्थिति में वहां जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि का बार बार परावर्तन होता है दीवारों के द्वारा, जिसके फलस्वरूप वो ध्वनि काफी लंबे समय तक उस वातावरण में बनी रहती है, लगभग स्थायी सी हो जाती है और ध्वनि सुनने में बाधा उपस्थित होती है। इस घटना को हम अनुरणन कहते हैं। तो अब बात करते हैं आगे अनुरणन। परिभाषा हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बारंबार परावर्तन द्वारा ध्वनि का स्थायी बने रहना अनुरणन कहलाता है। बारंबार परावर्तन की घटना होती है दीवारों के द्वारा, जिसे हम बहुल परावर्तन भी कहते हैं। इस बारंबार परावर्तन के फलस्वरूप हमें स्पष्ट रूप से ध्वनि सुनने में बाधा उपस्थित होती है। अतः इसे कम करने के लिए क्या किया जाता है, दीवारों तथा छतों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि क्या लगाए जा सकते हैं, कोई बोर्ड लगाया जा सकता है, पर्दे लगाए जा सकते हैं, इस प्रकार से और खुरदरा प्लास्टर छोड़ा जा सकता है दीवार पर, जिसके द्वारा ध्वनि सुनने में जो बाधा उपस्थित हो रही है वो कम से कम हो सके। तो ये समाधान हो सकता है अनुरणन का। अनुरणन समझ में आया? दीवारों के द्वारा किसी बड़े से हॉल में दीवारों के द्वारा बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप ध्वनि वहां गूंजती सी रहती है, स्थायी सी बनी रहती है। इसे अनुरणन कहा जाता है और इसे दूर करने के लिए या ये कहें बहुत हद तक कम करने के लिए हम खुरदरा प्लास्टर छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ पर्दे लगाए जा सकते हैं या फिर बोर्ड लगाए जा सकते हैं। जब ध्वनि इस प्रकार से बारंबार परावर्तित होती है तो क्या इसका कोई उपयोग किया जा सकता है? देखिए, बहुल परावर्तन का उपयोग, बहुल यानी बार बार, सबसे पहला उपयोग देखिए, सिनेमा घर जो हैं उनकी छतों को कुछ वक्राकार ऐसा घुमावदार बनाया जाता है, जिसके फलस्वरूप ध्वनि का बार बार परावर्तन हो और सभी भागों तक ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनी जा सके। तो सबसे पहला उपयोग है ये बहुल परावर्तन का। सिनेमा घरों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि बारंबार परावर्तन से सभी भागों को ध्वनि पहुंच सके। ये उपयोग है बहुल परावर्तन का।
सिनेमा घरों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं और प्रश्न हो जाता है ये सिनेमा घरों की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? तो उत्तर हमारा होगा उस स्थिति में ताकि उस छत के द्वारा बार बार परावर्तन की घटना घटे और ध्वनि जो है वो सिनेमा हॉल के सभी भागों तक आसानी से पहुंच सके। इसी प्रकार दूसरा उपयोग आप देख सकते हैं, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे हृदय की धड़कनों को एक यंत्र लगाकर एक उपकरण के द्वारा सुनते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। इस स्टेथोस्कोप द्वारा डॉक्टर के कान तक जो हमारे हृदय और फेफड़ों से ध्वनि पहुंचती है वो भी बार बार परावर्तन की घटना के फलस्वरूप ही पहुंचती है। तो दूसरा उपयोग हो गया स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय व फेफड़ों की ध्वनि बार बार परावर्तन द्वारा डॉक्टर के कान तक पहुंचती है। के दूसरा उपयोग बहुल परावर्तन का जो हमें समझ में आता है। इसी प्रकार एक तीसरा उपयोग और आप देख सकते हैं, लाउड स्पीकर तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र में इस प्रकार बनावट रखी जाती है ताकि ध्वनि बार बार परावर्तित होकर आगे की ओर श्रोताओं तक पहुंच सके। तो ये उपयोग है बहुल परावर्तन के। एक बार पुनः बहुल परावर्तन के उपयोग में जहां हमने बात की सिनेमा घरों की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं ताकि ध्वनि हॉल के प्रत्येक भाग तक समान रूप से पहुंच सके, वहीं स्टेथोस्कोप की बात भी हमने की है कि मरीज के हृदय या फेफड़ों की ध्वनि को डॉक्टर द्वारा जब सुना जाता है तो उसमें भी बार बार परावर्तन की घटना ही घटती है। तीसरा उपयोग हम बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर तथा शहनाई जैसे जो वाद्य यंत्र हैं उनके द्वारा श्रोताओं तक जब ध्वनि पहुंचती है तो वो भी उस यंत्र की बनावट कुछ इस प्रकार बनाई जाती है कि ध्वनि उसमें से बार बार परावर्तन के द्वारा श्रोताओं तक पहुंचे। ध्वनि तरंगों के प्रकार। एक बात ध्यान कीजिए, हमने ध्वनि तरंगों के प्रकार अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी पढ़े हैं, लेकिन वो कंपन तथा तरंग संचरण की दिशा के आधार पर थे।
अब हम बात कर रहे हैं ध्वनि तरंगों के प्रकार, उनकी आवृत्ति परास के आधार पर। आवृत्ति परास के आधार पर ध्वनि तरंगे निम्न 3 प्रकार की हैं। पहला, श्रव्य तरंगे। ये श्रव्य तरंगे ऐसी तरंगे हैं जिन्हें हमारा कान आसानी से सुन सकता है। इन्हें हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति, क्योंकि हम इन तरंगों को जो बांट रहे हैं वो किसके आधार पर, इनकी आवृत्ति परास के आधार पर बांट रहे हैं। तो जो श्रव्य तरंगे हैं इनकी आवृत्ति जो है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है श्रव्य तरंगों का जो है आवृत्ति कितनी है। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20, ध्यान दीजिएगा, किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, या अगर आपको कंफ्यूजन की स्थिति रहती है तो आप 20,000 हर्ट्ज भी याद रख सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और उत्पन्न कहां होती है ये तरंगे? कंपित वायु स्तंभ, स्वरित्र द्विभुज, वायलिन आदि में उत्पन्न होती है। सामान्य रूप से वो ये सभी ध्वनियां जो हम सुन पाते हैं वो सब इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। दूसरी जो ध्वनि तरंगे हैं वो कहलाती हैं अपश्रव्य। श्रव्य तरंगों के बाद दूसरी तरंगे अपश्रव्य तरंगे। इन्हें नहीं सुना जा सकता। और क्यों नहीं सुना जा सकता? क्योंकि इनकी आवृत्ति निश्चित रूप से हमारी जो ध्वनि की सुनने की परास है उससे परे होगी, यानी इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और हमें ध्वनि सुनाई देना शुरू होती है 20 हर्ट्ज से। तो इन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये ध्वनियां कहां उत्पन्न होती हैं? भूकंप तथा ज्वालामुखी के समय, वेल तथा हाथी आदि में ये ध्वनि उत्पन्न होती है। जिस ध्वनि को हम नहीं सुन पाते, भूकंप आने से, ज्वालामुखी आने से कुछ समय पूर्व, आप देखिएगा कुछ जो जीव जंतु हैं जैसे ये हाथी है, कुत्ते हैं, वो इस ध्वनि को सुन पाते हैं। तो वो
इनके आने से कुछ समय पूर्व ही कुछ परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि वो इन ध्वनि तरंगों को सुन रहे हैं जिन्हें हम नहीं सुन पा रहे। तो भूकंप और ज्वालामुखी के समय जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं वो अपश्रव्य तरंगे। तीसरा प्रकार जो है वो है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे उच्च आवृत्ति की तरंगे, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और हम जो ध्वनि सुन पाते हैं वो केवल 20,000 हर्ट्ज तक है। तो इसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो ध्वनि है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। ये तरंगे चमगादड़ तथा पोर्पोइज में उत्पन्न होती हैं। इन पराश्रव्य तरंगों को पराध्वनि तरंगे भी कहा जाता है और इनका कई क्षेत्रों में उपयोग है, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो 3 प्रकार की हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। तीनों की आवृत्ति अलग अलग है, उसी आधार पर हमने इन्हें 3 भागों में विभक्त किया है। समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जिनका रह गया एक बार फिर से लिख सकते हैं। पहले हमने बात की थी श्रव्य तरंगे, इन्हें हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। आवृत्ति इनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। कंपित वायु स्तंभ, स्वरित द्विभुज और वायलिन के अंदर ये ध्वनियां उत्पन्न होती है।
दूसरा भाग हमने देखा था अवश्रव्य तरंगे, जिन्हें हम सुन नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है और भूकंप तथा ज्वालामुखी के समय वेल और हाथी आदि में यह ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरे प्रकार की जो हमारी ध्वनि तरंगे हैं वो है पराश्रव्य तरंगे। उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं और इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चमगादड़ और पोर्पोइज में ये ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में और जंतुओं द्वारा अपनी सुरक्षा और भोजन आदि के रूप में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। लेते हैं इनके उपयोग एक एक करके। पराध्वनि के उपयोग। सबसे पहला उपयोग यदि हम बात करें तो उद्योगों के क्षेत्र में जो धातु के ब्लॉक्स हैं, अब उसमें दरार किस जगह पर है, कोई दोष है तो कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए पराध्वनि तरंगों का बखूबी उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहला उपयोग है धातु ब्लॉक में उपस्थित दरार या दोष का पता लगाने में। जिस भी धातु ब्लॉक में हमें उपस्थित दरार या दोष का पता लगाना है, उन पर पराध्वनि तरंगे जो हैं वो प्रवाहित की जाती हैं, छोड़ी जाती हैं। जिस स्थान पर कोई दोष होता है वहां से ये पराध्वनि तरंगे जो हैं वो परावर्तित होती हैं और इन परावर्तित तरंगों की जानकारी हासिल करने के लिए संसूचक लगाए जाते हैं, जिससे हमें दरार है या नहीं और दरार है तो कहां, ताकि उसका समाधान किया जा सके, उसे दूर किया जा सके। तो इस क्षेत्र में पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग घुमावदार तथा सर्पिलाकार नलियों या यंत्रों की सफाई करने में। अब देखिए, एक नली है जो सीधी नली है, उसकी सफाई हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी तुलना में यदि एक नली कुछ इस प्रकार की आकृति की है तो उसकी सफाई साधारण तौर पर करना असंभव सा रहता है। इस प्रकार यदि घुमावदार नलियां या हमारे कोई वाद्य यंत्र जो इस प्रकार के हैं, जिनका व्यास भी काफी कम है और वो सीधे भी नहीं है, जहां तक सामान्य रूप से सफाई करना असंभव है, उन नलियों की सफाई भी इन तरंगों के माध्यम से आसानी से की जा सकती है। कैसे की जाती है? जिस भी विलयन के द्वारा, जिस मार्जन विलयन यानी जिसके द्वारा इसकी सफाई की जानी है, उस विलयन में इस नली को रखकर फिर उसमें पराध्वनि तरंगे प्रवाहित की जाती हैं और जो भी धूल गंदगी के कण हैं वो सब अलग से निकल करके गिर जाते हैं और नली जो है वो हमारी साफ हो जाती है। तो इस प्रकार दूसरा उपयोग है पराध्वनि का घुमावदार और सर्पिलाकार नलियों या यंत्रों की सफाई करने में। तीसरा उपयोग देखिए, ईसीजी नाम सुना होगा। यदि आपके घर में कोई वृद्ध
व्यक्ति रहते हैं, दादा दादी हो सकते हैं आपके, कई बार जब उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या सामने आती है तो डॉक्टर ईसीजी करने की सलाह देता है। पूरा नाम जानिए, ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे करने में पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किया क्या जाता है? हृदय का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। क्या दिक्कत है अंदर हृदय में, क्या हमारा जो रुधिर का परिभ्रमण है वो सही से हो रहा है या नहीं, कहीं ब्लॉकेज है क्या, इन सब चीजों का पता किया जाता है ईसीजी के द्वारा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसे करने में भी पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चौथा उपयोग है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करने में। अब ये क्या है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी? इसमें भी एक यंत्र के द्वारा जो रोगी है, जो व्यक्ति है जिसकी जांच की जानी है, उसके संबंधित अंग पर एक पदार्थ लगाया जाता है और उसके बाद एक यंत्र की सहायता से उस अंग विशेष का चित्र प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर पे और देखा जाता है कि उस हिस्से में क्या समस्या है। जैसे ट्यूमर का पता लगाया जा सकता है, कैंसर अगर है तो उसका पता लगाया जा सकता है, शरीर के किसी भी अंग में कोई गड़बड़ी चल रही है उसका पता लगाया जा सकता है, पथरी है यदि किसी अंग विशेष में उसका पता लगाया जा सकता है, यदि गर्भवती महिला है तो उसके शरीर में जो विकसित हो रहा है भ्रूण, उसकी समय समय पर जांच इस तकनीक के द्वारा की जा सकती है कि भ्रूण का परिवर्धन सही तरीके से, विकास सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं उनका पता अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी के द्वारा लगाया जाता है और इसमें भी वही पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आगे पांचवा उपयोग लेते हैं, पथरी को बारीक टुकड़ों में बदलने हेतु उपयोगी। जब एक बार डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि किसी अंग विशेष में पथरी है और वो टुकड़ा कितनी मोटाई का है, तो उस टुकड़े को और छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए इस पराध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है और जब ये टुकड़े बारीक टुकड़ों में बदल दिए जाते हैं तो उसके बाद आसानी से मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में पथरी को बारीक टुकड़ों में बदलने के लिए पराध्वनि तरंगे काम में ली जाती है। एक और उपयोग लेते हैं, जैसा कि आपने जाना कि चमगादड़ में ये तरंगे उत्पन्न होती हैं, पराध्वनि तरंगे। तो चमगादड़ द्वारा भोजन तथा अवरोध की जानकारी प्राप्त करने में
अब देखिए चमगादड़ द्वारा भोजन और अवरोध की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार ये तरंगे सहयोग करती हैं। चमगादड़ जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात में भ्रमण करती है और अपने भोजन की तलाश करती है। अब वो पराध्वनि तरंगे जो उत्पन्न करती हैं, मान लीजिए ये चमगादड़, और इससे जो पराध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं वो किसी भी रास्ते में जो इसका शिकार हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, यानी किसी भी प्रकार का अवरोध या शिकार हो सकता है। ये पराध्वनि तरंगे जब इस शिकार या अवरोध से टकराती हैं तो उससे पुनः, चूंकि ध्वनि की प्रवृत्ति है वो परावर्तित होगी, तो यहां से परावर्तित होकर के पुनः वो यहां पहुंचती हैं। पराध्वनि तरंगे जो चमगादड़ से निकली वो अवरोध या शिकार से टकरा करके पुनः यहाँ चमगादड़ तक पहुंची और इन तरंगों को संसूचित करता है ये चमगादड़, पहचानता है और उसे पता चल जाता है कि आगे मार्ग में मेरे लिए कोई भोजन उपस्थित है या कोई अवरोध है। तो इस प्रकार वह अपनी सुरक्षा भी प्राप्त कर लेता है, अपना मार्ग बदल लेता है अवरोध होने पर, और शिकार होने पर अपना भोजन उससे प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये पराध्वनि तरंगे जो है वो हमने देखा विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग आती है। आगे लेते हैं सोनार। अब ये जो सोनार है ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि पराध्वनि तरंगों को ही काम में लिया जाता है। पराध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। पूरा नाम सोनार का सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूरा नाम है। ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा पानी में, समुद्र में जो तली में उपस्थित किसी भी चट्टान का पता लगाया जा सकता है, किसी भी पिंड का पता लगाया जा सकता है, उसकी स्थिति क्या है, किस दिशा में है, उसकी दूरी कितनी है, तल जो हमारा सतह है, पानी की सतह है, उससे उस पिंड की दूरी क्या है। इसमें जो पराध्वनि तरंगे काम में ली जाती हैं, उन तरंगों के लिए दो वस्तुएं हैं जो नाव या जहाज की तली में जोड़ दी जाती हैं। एक तो वो जो ध्वनि तरंगों को, पराध्वनि तरंगों को भेजेगा पानी के तल में, और दूसरा जो उन तरंगों को जब टकरा कर आती हैं उन्हें वापस से ग्रहण करेगा। तरंगे भेजने वाला प्रेषित्र कहलाता है, वही तरंगे जो ग्रहण करेगा वो संसूचक कहलाता है। आगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे अगली क्लास में। समय हो चला है, तब तक के लिए नमस्कार।